आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सहकर्मियों को एवं अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के सभी नियमों एवं लक्ष्यों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा। मैं यह मानता हूँ कि दुर्घटनाएं अपने और समाज के लिए हानिकारक, कष्टदायक एवं आर्थिक क्षति का कारण बनती है। अतः मैं इन दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूँगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। अभिषेक, तुमने सुना आज क्या हुआ? क्या हो गया? जय को बिजली का झटका लगा है एंड टीम मेंबर्स उसे अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हर साल इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वर्कर्स को या तो झटका लगता है या तो उनकी डेथ हो जाती है, और ये तभी होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में। ये बिल्कुल सही है। बिजली का झटका तभी लगता है जब शरीर का एक हिस्सा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर या ग्राउंडिंग सोर्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करता है। That's right. लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज पर डिपेंड करता है। डेथ या इंजरी वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि करंट की मात्रा पर निर्भर करती है जो शरीर में फ्लो होता है। ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें 1000 वोल्ट का झटका लगने से लोगों की डेथ नहीं हुई है, और ऐसे भी कई केसेस हैं जिसमें 12 वोल्ट के झटके से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। ओके। इलेक्ट्रिक शॉक के इफेक्ट्स मेनली डिपेंड करते हैं करंट की कुल मात्रा और उसके फ्लो पर, जो कि हमारे शरीर से होकर गुजरते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए वर्कर्स को क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि करंट का फ्लो और उसका मार्ग हमारा शरीर ना बने। अच्छा, ओके। चलिए अभिषेक, अब मैं आपको उन गाइडलाइंस के बारे में बताता हूँ जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले एक्सीडेंट्स के रिस्क को कम किया जा सकता है। श्योर। सर्किट्स को ओवरलोड ना करें। बिजली के उपकरणों को पानी और नमी से दूर रखें। बिजली से संभावित खतरों के लिए कार्य की जगह और उपकरणों का निरीक्षण करें। इलेक्ट्रिकल कोड्स को फ्रेज, डैमेज, डिफेक्ट्स आदि या कटा फटा होने के लिए हर यूजेज से पहले चेक करें। किसी भी समय कॉर्ड प्लग में मॉडिफिकेशंस ना करें। याद रखिए, एक्सटेंशन कॉर्ड्स केवल एक टेम्पररी सॉल्यूशन है और जब भी संभव हो उनका यूज़ कम से कम किया जाना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल काम करते समय गीले एरियाज को अवॉइड करें। यदि किसी कारण आपको उस स्थिति में काम करना पड़े तो करंट लगने के चांसेस को कम करने के लिए रबर के बूट्स और हैंड ग्लव्स पहनें। टूल्स और अप्लायंसेस को GFCI आउटलेट और GFCI के एक्सटेंशन कोड में ही प्लग करना चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल ना करें। पानी एक फैटल शॉक पैदा कर सकता है। हमेशा उस सर्किट या डिवाइस के पावर को बंद रखें जिस पर आप काम कर रहे होंगे। ये पहली चीज़ है जिसे आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पर काम करने से पहले करना चाहिए। इक्विपमेंट्स पर काम करते समय स्विचेस को लॉक और टैग आउट करना सुनिश्चित करें। इलेक्ट्रिसिटी आपकी दोस्त या फिर दुश्मन हो सकती है। इसके साथ आदर रखिए और ये आपको आपकी एक्सपेक्टेड सर्विस प्रोवाइड करती रहेगी। आइए अब एक नज़र इस पर डालते हैं कि खतरों को किस तरह पहचानें। इलेक्ट्रिसिटी इंसान की जान या गंभीर रूप से घायल भी कर सकती है। हर साल वर्क प्लेस पर इलेक्ट्रिकल शॉक या फिर इससे जुड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इंजरीज का कारण ही नहीं बनते हैं, बल्कि कुछ परिस्थितियों में इससे मौत भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल आर्किंग, जिसे कभी कभी फ्लैश ओवर या आर्क फ्लैश भी कहा जाता है, शायद अनसेफ वर्क प्रैक्टिसेस के कारण होने वाले शॉर्ट सर्किट के कारण तेज़ गर्मी पैदा कर सकता है, जो डीप सीटेड और धीमी गति से हील होने वाली जलन पैदा करता है, भले ही वो थोड़े वक्त के लिए ही परसिस्ट करें। इलेक्ट्रिक आर्क से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अक्सर इलेक्ट्रिसिटी के आसपास या इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करने वाले लोग
इन खतरों की पहचान नहीं करते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिक आर्किंग हो सकती है। आर्किंग, ओवरहीटिंग या कुछ मामलों में इलेक्ट्रिक करंट लीकेज से फ्लेमेबल मटेरियल्स में आग लग सकती है, जिससे कि काफ़ी गंभीर इंजरीज, बर्न्स, तत्काल मृत्यु या फिर फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि लोग उन इक्विपमेंट्स पर या उनके आसपास काम कर रहे होते हैं जिन्हें डेड माना जाता है, पर वो लाइव है। लाइव माना जाता है, लेकिन जो लोग उसके आसपास या उन पर काम कर रहे हैं उनके पास पर्याप्त ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स नहीं होते या फिर किसी अनसेफ एक्ट की वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या फिर उन्होंने पूरी तरह से सावधानी ना बरती हो। अभिषेक सर जी मुझे जय के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। श्योर, बताइए। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की आम ज़रूरतें क्या होती है? उसकी 6 तरह की ज़रूरतें होती हैं, मैं आपको उनके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है सर। सर मुझे और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के जो उपकरण हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहिए। फॉर श्योर, चलिए बताते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के जनरल रिक्वायरमेंट्स पे एक नज़र डालते हैं। हर इंस्टॉलेशन के लिए इलेक्ट्रिकल लाइन और सर्किट ड्राइंग्स उपलब्ध होती हैं। हर इंस्टॉलेशन पर इमरजेंसी शट ऑफ डिवाइसेस लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सभी सोर्सेज की पहचान की जाती है। हर इलेक्ट्रिकल सिस्टम या लिंक किए गए इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए एनर्जी आइसोलेशन डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके लिए एनर्जी आइसोलेशन प्रोसीजर को रेफर करें। इलेक्ट्रिकल पैनल्स और इंक्लोजर्स, कंट्रोल सेंटर्स, ट्रांसफार्मर्स, सबस्टेशंस और सभी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का एक्सेस केवल ऑथराइज्ड पर्सनल तक ही सीमित होता है। अर्थिंग लेआउट सिस्टम मौजूद होना चाहिए। आइए अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन डिवाइसेस पर एक नज़र डालते हैं। सभी जनरल पर्पस आउटलेट्स GPO को एक रेसिडुअल करंट डिवाइस RCD के साथ प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे 30 मिली एम्पियर पर ट्रिप कराने के लिए रेटेड किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिस पर बिजली गिरने की संभावना होती है उससे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के साथ फिट किया जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने वाले पॉइंट्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के साथ सुरक्षित किया जाता है। ये भी याद रखें, आर्क फ्लैश और आर्क ब्लास्ट के पोटेंशियल की पहचान, जहां दोनों ही एक रिस्क है, उनके प्रभाव को रोकने का काम करने के लिए कंट्रोल्स को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। हमें उन खतरनाक लोकेशंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है जहां पे एक्सप्लोजिव गैस या वेपर्स मौजूद हो सकते हैं, जिनके अंदर केवल आंतरिक रूप से सेफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और डिवाइसेस को इंस्टॉल या यूज करने की अनुमति होनी चाहिए। चलिए अब टेस्टिंग और इंस्पेक्शन पे एक नज़र डालते हैं। हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इंस्टॉलेशंस को रेगुलर इंटरवल्स पे इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के पैरामीटर्स को डिफाइन किया जाता है और साइट पर काम में आने वाले हर प्रकार के इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट को डॉक्यूमेंट किया जाता है। इंस्पेक्शन एक ऑथोराइज्ड इलेक्ट्रिशियन द्वारा किया जाना चाहिए। इक्विपमेंट की पूरी लाइफ के लिए इंस्पेक्शन का और किसी भी प्रकार के करेक्टिव एक्शन का एक रिटन रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस और पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करने के लिए पर्याप्त रूप से सर्टिफाइड और अप्रूव्ड टेस्टिंग इक्विपमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। आंतरिक रूप से सुरक्षित इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उदाहरण के लिए एक खतरनाक जोन के अंदर जिसकी मेंटेनेंस या रिपेयर हुआ हो, उसका सर्विस में वापस लौटने से पहले इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशंस को कंफर्म किया जा सके कि वो इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए बिल्कुल सेफ है। सभी पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को एक ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिशियन द्वारा फॉर्मल इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए और सर्विस में लगाने से पहले उनको टैग किया जाना चाहिए। पोर्टेबल इक्विपमेंट की टेस्टिंग के लिए
पोर्टेबल अप्लायंस टेस्टर को रेकमेंड किया जाता है। पोर्टेबल इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग के लिए एक रिटन प्रोसीजर को डेवलप और फॉलो करना चाहिए। हर पोर्टेबल टूल्स की लिस्ट साइट या कॉन्ट्रैक्टर्स के पास होती है, जिसे रेगुलरली अपडेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर पोर्टेबल इक्विपमेंट पर ध्यान दिया जा सके। टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी इस प्रकार है। पोर्टेबल इक्विपमेंट और हेवी ड्यूटी एक्सटेंशन लीड को हर 3 महीने में किया जाना चाहिए। वेल्डिंग मशीन और उनकी एसेसरीज भी क्वार्टरली की जानी चाहिए। स्टेशनरी इक्विपमेंट को साल में एक बार किया जाना चाहिए। रेसिडुअल करंट डिवाइस टेस्टर्स का उपयोग करके रेसिडुअल करंट डिवाइस को सालाना चेक किया जाना चाहिए या फिर मैन्युफैक्चरर के सुझाव के अनुसार जो भी पहले हो। ऑफिस इक्विपमेंट को हर 5 साल में एक बार टेस्ट किया जाना चाहिए। सभी प्लग इन डिवाइसेस और डिटैचेबल पावर कॉर्ड्स एक्सटेंशन लीड्स में एक टैग लगा होना चाहिए जिस पर लास्ट टेस्ट डेट और टेस्ट करने वाले व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी डिस्प्ले हो सके। जहां पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है, वहां किसी संबंधित इलेक्ट्रिकल अथॉरिटीज़ द्वारा पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की टेस्टिंग करने की जिम्मेदारी यूज़र डिपार्टमेंट की होती है। पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ठीक से इंस्पेक्शन करना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें यूज़ करना चाहिए। सारी रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल पावर लीड्स पर फिटिंग और कनेक्शंस अच्छी कंडीशन में हो, यानी वहाँ किसी भी तरह का डैमेज, एक्सपोज्ड वायर्स या कनेक्शन, लूज क्लैंप्स और इम्प्रॉपर जॉइंट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। एक इंस्पेक्शन टैग लगा होना चाहिए जिस पर लिखी एक्सपायरी डेट बीती ना हो। कोई भी जनरल पर्पस आउटलेट GPO जो इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है एक रेसिडुअल करंट डिवाइस RCD द्वारा प्रोटेक्टेड हो। ऐसे केसेस में जहां सर्किट में एक रेसिडुअल करंट डिवाइस ना हो, तब पोर्टेबल रेसिडुअल करंट डिवाइस यूज करना चाहिए। सभी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स और स्विच गियर को इनके साथ फिट किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स की चेतावनी देने वाले साइंस को हर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के एक्सेस पॉइंट्स पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो वार्निंग्स को हमेशा इंग्लिश के अलावा अधिकांश वर्कर्स द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स और इनके आइसोलेशन डिवाइस का लोकेशन हर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के दरवाजे के अंदर और बाहर की साइड्स पर डिस्प्ले किया जाना चाहिए। सर्किट आइडेंटिफिकेशन लेबल्स को सभी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स के अंदर डिस्प्ले किया जाना चाहिए। सभी लेबल्स और साइंस डिज़ाइन में यूनिफॉर्म होने चाहिए, जिन्हें मिटाया ना जा सके और साफ दिखाई देने चाहिए। आर्क फ्लैश स्टडी अवेलेबल होनी चाहिए और सभी पैनलों में आर्क फ्लैश लेबलिंग एसेट कोड्स डिस्प्ले होने। जहां तक पॉसिबल हो सके कमीशनिंग और फॉल्ट फाइंडिंग के दौरान लाइव वर्किंग से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए आप ठीक डिज़ाइन किए हुए बिल्ट इन टेस्ट फैसिलिटीज़ और डायग्नोस्टिक एड्स वाले इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। सुरक्षित रूप से काम करने के लिए वहाँ सही मात्रा में स्पेस, एक्सेस और लाइटिंग होना ज़रूरी है। खतरे को टालने के लिए टेम्परेरी सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, इंस्टॉल और मेंटेन किया जाना चाहिए। लो और हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशंस पर यूज़ करने के लिए टूल्स और इक्विपमेंट्स इस प्रकार की विशेषता वाले होने चाहिए, जैसे इंसुलेटेड हैंड टूल्स, मैंडेटरी इलेक्ट्रिकल टूल्स और इक्विपमेंट, रेस्क्यू स्टिक, अर्थिंग रॉड्स, वोल्टेज टेस्टर, फाइबर लैडर या इंसुलेटिंग स्टूल, मैटिंग और बाउंड्री के साथ मार्क की हुई LV, HV इंसुलेटिंग मैट्स। अभिषेक, और कोई चीज़ जिसके बारे में आपको स्पष्टीकरण चाहिए हो? हाँ, मुझे इलेक्ट्रिकल परमिट्स के बारे में बात करनी थी। चलो उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। एक इलेक्ट्रिकल परमिट टू वर्क जनरल परमिट टू वर्क सिस्टम से थोड़ा अलग होता है। आपको किसी को भी ऐसे इक्विपमेंट पर काम करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए जो परमिट टू वर्क में स्पेसिफाई नहीं किया गया हो
और सुरक्षित नहीं माना गया हो। इस रिस्ट्रिक्शन को ठीक से समझना और प्रीमाइसिस में मौजूद सभी के साथ कंपाइल किया जाना चाहिए, डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स के साथ भी। इलेक्ट्रिकल परमिट टू वर्क केवल एक डेजिग्नेटेड और कॉम्पिटेंट व्यक्ति द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जिसे टेक्निकल नॉलेज और या एक्सपीरियंस के माध्यम से असेस किया गया हो और जो सिस्टम और इक्विपमेंट से फेमिलियर हो। किसी स्पेसिफाइड इक्विपमेंट या सिस्टम से संबंधित सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स जैसे इलेक्ट्रिकल परमिट टू वर्क को इशू करने के लिए किसी व्यक्ति को एम्प्लॉयर के द्वारा लिखित में ऑथराइज किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल परमिट टू वर्क क्लियरली ये स्टेट करना चाहिए जैसे परमिट उस व्यक्ति को एड्रेस किया जाता है जो कि ग्रुप या वर्किंग पार्टी का लीडर होता है और जो पूरे काम के दौरान मौजूद रहे। वो एग्जैक्ट इक्विपमेंट और उसकी प्रिसाइज लोकेशन जिसको डेड बनाया गया है। आइसोलेशन के पॉइंट्स, कंडक्टर्स कहाँ पर अर्थ किए गए हैं, जहाँ वार्निंग नोटिसेस पोस्ट किए गए हैं और सेफ्टी लॉक्स फिट किए गए हैं। किए जाने वाले कार्य का नेचर, दूसरे रेलिवेंट परमिट्स के क्रॉस रेफरेंसेस से पाए गए अन्य खतरों के सोर्स, कोर्स ऑफ वर्क के दौरान आगे लिए गए प्रिकॉशंस। ज़्यादातर केसेस में ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए और जोन ऑफ वर्क को दिखाने के लिए परमिट के साथ एक डायग्राम को इंक्लूड करना या उसके साथ अटैच करना बेहतर होता है। ये स्ट्रॉन्गली रेकमेंड किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल परमिट टू वर्क उस लोकेशन पर ही इशू किया जाए जहां काम किया जा रहा हो। अभिषेक, जय के साथ हुए हादसे के कारण हम ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस के बारे में एक सेमिनार करने जा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। और ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस के कांटेक्ट में आने से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। ये एक्सीडेंट ज़्यादातर तभी होते हैं जब ऊंचे वाहन जैसे क्रेन, ट्रक आदि इनके नीचे से गुजरते हैं या फिर लोग इनके नीचे काम करते हैं और एक्सीडेंटली इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। राइट। और ये तब भी एक्सीडेंट होता है जब सही तरह के प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं। दैट्स राइट, ये सही है। जहां लाइन को स्विच कराना या डाइवर्ट कराना प्रैक्टिकेबल नहीं है, वहां ओवरहेड लाइंस के साथ होने वाले एक्सीडेंट्स को वर्क ऑन साइट की 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। पहली, ऐसी साइट्स जहां लाइव लाइन के नीचे कोई भी वर्क या पैसेज ऑफ प्लांट ना हो। यहाँ क्लोज अप्रोच रोकने के लिए बैरियर्स की ज़रूरत होती है। दूसरा, वो साइट्स जहाँ प्लांट लाइव लाइन के नीचे से पास होगा। यहाँ लाइन के नीचे डिफाइंड पैसेजवेज बनाने चाहिए। तीसरा, ऐसे साइट्स जहाँ काम एक लाइव लाइन के नीचे किया जाता हो। यहाँ बैरियर्स और पैसेजवेज के प्रोविज़न के साथ साथ दूसरे प्रिकॉशंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसी साइट्स जहां मशीनरी या प्लांट एक्सीडेंटली एक लाइव ओवरहेड लाइन के कांटेक्ट में आ सकता हो, वहां कॉन्ट्रैक्टर को वर्क साइट पर लाइन से एक मिनिमम डिस्टेंस पर एक बैरियर खड़ा करना चाहिए। बैरियर को ओवरहेड के पैरेलल रहना चाहिए और एक लो वोल्टेज कंडक्टर 10 kV, 20 kV और 38 kV वाली लाइन से कम 6 मीटर्स के मिनिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए। ये डिस्टेंस 110 kV, 220 kV और 400 kV वोल्टेज के लिए कम से कम 10 मीटर तक बढ़ाना चाहिए। ये डिस्टेंस आउटर कंडक्टर से बैरियर के बीच मेजर करना चाहिए, ना कि मास्ट या पोल के सेंटर से। ये डिस्टेंस काम के नेचर, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन पर डिपेंड करते हुए बढ़ाया जा सकता है। ये बैरियर्स फिक्स्ड पोस्ट फेंसिंग और लाल और सफ़ेद रंग से पेंटेड ऐसे स्टील ड्रम से मिलकर बनाए जाने चाहिए जिनमें रबल भरा हो और एक दूसरे से 1.5 मीटर्स की दूरी पर रखे हों। बैरियर्स को नोटिस बोर्ड के साथ सप्लीमेंट किया जाना चाहिए जिस पर लिखा हो डेंजर लाइव ओवरहेड लाइंस, जिसे रूट के साथ साथ 20 मीटर से
कम के अंतराल पर लगाना चाहिए। जहां भी क्रेन, टिपर ट्रक या दूसरे हाई इक्विपमेंट लाइव लाइन के आसपास काम कर रहे हों, वहां बैरियर और आगे सप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये काम बैरियर से ठीक 3 मीटर ऊपर लाइन ऑफ बंटिंग या खतरे को हाईलाइट करने के लिए काम आने वाले दूसरे अप्रूव्ड मीन्स को यूज़ करके भी किया जा सकता है। अब उन सुरक्षा उपायों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें उन साइट्स के लिए ले जाने की आवश्यकता है जहां संयंत्र एक लाइव ओवरहेड लाइन के नीचे से गुजरेगा। जहां एक लाइव ओवरहेड लाइन के नीचे संयंत्र की आवाजाही आवश्यक हो, कॉन्ट्रैक्टर को लाइन के प्रत्येक तरफ के मार्ग के विशेष द्वार पर लकड़ी या अन्य गैर संचालन सामग्री के गोल पोस्ट लगाने चाहिए। गोल पोस्ट सुरक्षा अवरोध के अनुरूप होना चाहिए और विशेषज्ञों के परामर्श से निर्धारित ऊंचाई पर लकड़ी के क्रॉस बार स्थापित किए जाने चाहिए। मार्ग जितना संभव हो उतना तंग होना चाहिए और चौड़ाई में 10 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और दोनों तरफ फेंसेस होने चाहिए या स्टील ड्रम्स होने चाहिए। 2 बड़े चेतावनी नोटिस बोर्ड जो दर्शाते हों कि डेंजर लाइव ओवरहेड लाइंस को पास के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर पोस्ट के पास रखा जाना चाहिए। पोस्ट को लाल और सफ़ेद धारियों में चिन्हित। आमतौर पर मोबाइल और फिक्स्ड क्रेन्स को ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि लोड को लाइन के ऊपर ना ले जाया जा सके। यदि बिजली की लाइनों को ख़त्म करने की आवश्यकता होती है तो ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा सुरक्षा विशेषज्ञों से संपर्क करें कि स्लोइंग ऑपरेशन से पहले सहमत सावधानियों को रखा जाए। यदि आपका क्रेन बूम या मास्ट एक पावर लाइन से संपर्क करता है तो ऑपरेटर को तुरंत बूम को स्विंग करके खाली जगह पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि उपकरण को छोड़ना आवश्यक है तो मशीन पर जो भी है उन्हें खाली जगह कूदना चाहिए। कूदो ताकि दोनों पैर एक ही समय में ज़मीन से टकराएं और उन्हें एक साथ बंद रखें। छोटे छोटे कदमों से चलें क्योंकि ज़मीन से बहने वाली बहुत सारी बिजली समस्या के आसपास विद्युत क्षमता में अंतर पैदा कर सकती है। वास्तव में किसी को भी झटका देने के लिए पर्याप्त अंतर होता है जिनके पैर बहुत दूर हों। एक बार उपकरण से दूर हो जाने के बाद किसी भी कारण से वापस ना लौटें जब तक कि बिजली की लाइन ग्राउंडेड ना हो या उसे सुरक्षित ना कर लिया गया हो। एक्सक्यूज मी अजय सर, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी ज़रूर बताइए। क्या आप मुझे इलेक्ट्रिकल वर्किंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले पीपीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? हाँ ज़रूर। इलेक्ट्रिकल पीपीज़ सेफ्टी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होने चाहिए और यदि आप नए पीपीज़ खरीद रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के अनुसार हों। ओके। चलिए आइए मैं इन स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स को आपको ज़रा विस्तार में बताता हूँ। थैंक्स सर। सर क्या आप मुझे इमरजेंसी कंट्रोल और प्रोहिबिटेड बिहेवियर के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? हाँ चलो उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। पहले कौन कौन से पीपीज़ चाहिए ये जानते हैं। आर्क फ्लैश और आर्क ब्लास्ट प्रोटेक्शन, हेड एंड फेस प्रोटेक्शन, हैंड एंड फुट प्रोटेक्शन, एंटीस्टैटिक फुल बॉडी हार्नेस उन खतरनाक क्षेत्रों के लिए जहां विस्फोटक गैस और धूल मिश्रण मौजूद हो सकते हैं। विद्युत प्रणालियों के स्थान और प्रकृति को उस व्यक्ति को बताना चाहिए जो उन प्रणालियों से संबंधित आपात स्थितियों के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करेगा। प्रशिक्षित और अधिकृत प्रथम रिस्पॉन्डर को बिजली के झटके के लिए प्रारंभिक उपचार प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे एक्सपायर्ड एयर रेसुसिटेशन EAR, जिसे माउथ टू माउथ रेसुसिटेशन के रूप में भी जाना जाता है, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन यानी CPR। बिजली के झटकों से जुड़ी स्थितियों के लिए आपातकालीन प्रक्रियाओं की जानकारी करने वाले संकेत यहाँ प्रदर्शित होने चाहिए। इनमें हैं सबस्टेशंस, ट्रांसफॉर्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन कैबिन या पैनल्स, पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट्स। संकेतों को उन जगहों पर रखा जाना चाहिए
जहां उन्हें बचाव दल द्वारा पढ़ा जा सकता हो, लेकिन उन्हें संभावित बिजली के झटकों के पीड़ितों के लोकेशन के करीब होना चाहिए। सभी आपातकालीन शट ऑफ डिवाइसेस और आइसोलेशन डिवाइसेस को स्पष्ट रूप से चिन्हित और आसानी से सुलभ होना चाहिए। समय पर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए AED की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सामान्य आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों के बारे में साइट पर काम करने वाली सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाना चाहिए और मॉक ड्रिल के माध्यम से नियमित अंतराल पर अभ्यास किया जाना चाहिए। कम से कम 6 महीने में एक बार आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों में ये ज़रूर शामिल होना चाहिए। बिजली की आपात स्थिति से संबंधित खतरे, विद्युत ऊर्जा के स्रोत से सक्रिय होने वाले व्यक्ति को कैसे हटाया जाए, जैसे कि नॉन कंडक्टिव उपकरणों का उपयोग करना, जिसमें है कि बचाव छड़ी, लकड़ी के झाड़ू का हट्टा आदि। पानी में खड़े होने के लिए नहीं। मोबाइल उपकरणों या वाहनों से संबंधित विशिष्ट आपातकालीन प्रक्रियाओं को जो ओवरहेड पावर लाइनों के संपर्क में आ सकती हैं, उन्हें मोबाइल उपकरण ऑपरेटरों और ड्राइवरों को सूचित किया जाना चाहिए। प्रोहिबिटेड बिहेवियर्स में हैं अधिकृत नहीं होने पर भी विद्युत प्रणालियों पर काम करना। विद्युत प्रणालियों पर काम करने के लिए एक अनधिकृत व्यक्ति को इजाज़त देना। विद्युत प्रणालियों पर काम करने के लिए दिए गए उपकरणों का उपयोग नहीं करना। पर्यवेक्षक को बिजली के घटनाओं की जानकारी नहीं देना। नॉन टेस्टेड पोर्टेबल उपकरणों के साथ काम करना। जानकारी के लिए थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर। आगे भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर बताना। सेफ्टी फर्स्ट।